So hello बच्चों पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place so where you can feel the physics and then you realize that you are in ish मोहब्बत with the subject. तो स्टार्ट करता है. तो ये है आपकी ब्यूटीफुल फैमिली बच्चा लोग. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं यही कहूँगा कि ट्रू एसएसपीएन हो, अगर सच्चे एसएसपीएन हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स के फिजिक्स के वीडियोस भी आ रहे हैं, साथ ही साथ 60 सेकेंड के जो है आपके फिजिक्स के वीडियोस भी हैं. आइए चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं. जो चैप्टर है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. एनसीईआरटी निकाल करके बैठिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बट मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी बच्चा कि जब तक देखो क्या है ना कि आप डायरेक्टली अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल के साथ खुद को डील करते हो और अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो न्यूमेरिकल करने में मज़ा नहीं आता. इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जरूर वीडियोस को देख लो. अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए. जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो है चाणक्य नीति सीरीज, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लेलिस्ट में आप सर्च करिए चाणक्य नीति 4.2, यूट्यूब पे लिखिए, आपको हर जगह पर मिल जाएगा. पहला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 2.1. अरे बाप रे, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. ये बहुत लंबा जाने वाला वीडियो, तो बने रहना लास्ट तक. So calculate the potential at a point P due to a charge of 4 into 10 raised to minus 7 coulomb located at क्या बोल रहा है बच्चा लोग, located point P है due to a charge 4 into 10 raised to minus 7 coulomb located at 9 centimeter away. तो calculate the potential, तो यहाँ पर हम point P लेते हैं, ठीक है, due to a charge, तो यहाँ पर एक चार्ज है which is 4 times of 10 raised to minus 7 coulomb, और ये जो डिस्टेंस है बच्चा 9 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ये पॉइंट है और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है. तो हम सब जानते हैं कि चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर. के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹. चार्ज आपका 4 इंटू 10⁻⁷ एंड डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर है. इट्स इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट दैट सेंटीमीटर इंटू मीटर. तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर में 1/100 यानी कि 10⁻². अब इसको कैलकुलेट करना है आपको और ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही पिचकू सा क्वेश्चन लगता है ये. शुरुआत में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में अच्छे सवाल, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एडिशनल के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ट्रस्ट में नीट, जेई मेंस, एडवांस हर तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे और आपको बहुत मजा आएगा. इसलिए एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P. अब देखो बच्चा, इन्फिनिटी से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी चार्ज को लेकर के आना चाहते हैं, तो कितना काम हुआ. ये तो डेफिनेशन ही है कि अगर आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हो तो वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है और उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल. तो इन्फिनिटी से अगर आप किसी पॉइंट पर लेकर के आए हो तो ये आपका फॉर्मूला है. ये चार्ज यानी कि 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम को आप लेके आए हो और इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आप यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके हो. तो इसके अंदर वैल्यू रखिए, यू विल गेट योर आंसर. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन भी हमने रखा है, बट कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर आप करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए. कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा सिखाऊंगा. अगला सवाल देखते हैं. तो 2.2 है, 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ एज यू कैन सी इन द डायग्राम. यहाँ पर दे रखा है कि एक आपके पास में चार्ज है तो 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस में, और दूसरा है 3 इंटू 10⁻⁸. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर है और वो लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब ये उसकी एक्सेस है. यहाँ कहीं पर वो इस तरीके से एक्सेस पर लाई कर रहा है. सवाल कहता है पोटेंशियल 0, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0. देखिए, इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल 0 लेना हमारी चॉइस होती है. अब यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इन्फिनिटी पर आपको पोटेंशियल 0 लेना है. तो किस जगह पर इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाले इस लाइन के एक्सिस के किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल 0 होगा. थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि किताब में एनसीईआरटी कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है और वो मिस्टेक क्या है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा जहां जहां पर लगेगा. तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं. करेक्ट, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हुआ, मतलब इसके आसपास का ही पोटेंशियल जो है धीरे धीरे कम हो रहा है. तो हो सकता है कि यहां से यहां जाने पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल यहीं कहीं पर 0 हो सकता है. लाइन ज्वाइनिंग, तो ये लाइन यानी कि ये
चार्ज आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर भी आपका पोटेंशियल जीरो हो सकता है, यहाँ पर भी आपका पोटेंशियल जीरो हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है, हमें दोनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट से एक्स जितने डिस्टेंस पर हमारा पोटेंशियल जीरो है, ओवरऑल आपका 15 है, तो ये आपका हो गया 15 माइनस में एक्स। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है, जितने चार्जेस हैं वो सब के सब पोटेंशियल बनाते हैं, यानी कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस k माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 रेज़ टू माइनस में 8। अच्छा, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हमेशा याद रखिएगा, वी हैव टू टेक द साइन। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव वी हैव टू टेक पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव लेना पड़ता है के क्यू बाई आर के फॉर्मूले में इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। एंड वाइल वी आर डीलिंग विद पोटेंशियल एनर्जी वी आर राइटिंग के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो इफ क्यू वन इज पॉजिटिव क्यू टू नेगेटिव, टेक इट नेगेटिव, हमेशा ध्यान रखना है, साइन के साथ लेना है। तो अगर ये चार्ज है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का यहां से डिस्टेंस आपका x है, और अगर ये चार्ज है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 15 माइनस में x है। तो k 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस में 8 अपॉन में 15 माइनस में x। देखो बच्चा, सेंटीमीटर मीटर करोगे भी तो इक्वल्स टू आपका ओवरऑल पोटेंशियल ही क्या है, जीरो है, तो ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा। तो अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, k से k कट गया, 10 रेज़ टू माइनस 8 से 10 रेज़ टू माइनस 8 कट गया, तो 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। 15 माइनस एक्स सॉल्व करिए तो 30 माइनस में 2x इज इक्वल टू 3x, तो 3 और 2 5x, यानी कि 30 बटे में 5, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर में। यानी कि यहां से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपका पोटेंशियल जीरो हो सकता है। अब आपको एक क्वेश्चन खुद से करना है और कमेंट में आंसर लिखना है। सर इस पॉइंट के नजदीक ये माइनस चार्ज है, आपने कहा यहां कहीं पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, तो सर यहां भी हो सकता था, मतलब यहां हमने एक्स डिस्टेंस निकाल लिया। सर यहां होता तो कैसे निकालते? तो बच्चा बहुत सिंपल, ये डिस्टेंस आप एक्स लेते, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वजह से जो डिस्टेंस होता वो होता k माइनस 2 10 रेज़ टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स, और इसकी वजह से लेते ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 15 था ही, करेक्ट, ये पूरा का पूरा ओवरऑल 15 है, तो 15 प्लस एक्स। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। इसके दो आंसर आते हैं, एक जो दिया है, एक हमें निकालना है। अगर आपके किताब की बात करूं तो वहां पर एक्सप्लेनेशन में, अच्छा दोनों वैल्यू एक निकाला गया है, x माइनस 15, मैंने कुछ एक मिनट जरा देख लेते हैं फिर से। 2 charges 3 into 10 raised to minus 8 minus 2 into 10 raised to minus 8 are located 15 सेंटीमीटर apart। ओके, ये 15 सेंटीमीटर है, तो यहां से x नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 माइनस एक्स, 3x माइनस 15 या 45, मैंने यही तो किया था। कि मैंने क्या किया था, मैंने 15 माइनस एक्स एक्स माइनस 15 करा है। जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, अब ये वाली यही प्रॉब्लम है कि इस वाले स्लाइड के अंदर लिखने पर दिक्कत होती है, तो मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, चलिए मैंने स्लाइड अब ऐसी कर दी है कि अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ पर सेव होता रहेगा, तो कोई गलती नहीं थी बच्चा लोग। आपका जो x मैंने माना है क्वेश्चन के अंदर वो -4 से x डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इन्होंने जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन किया है उन्होंने पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस लिया है, यानी आंसर क्या आया था हम लोगों ने जो सॉल्व किया अभी, 6 सेंटीमीटर। आपके किताब में -2 से कितना डिस्टेंस पर आ रहा है, 9 सेंटीमीटर। तो 15 में से आप माइनस करोगे, बिकॉज एक डिस्टेंस 15 माइनस एक्स था, तो 15 में से आप 6 करोगे तो 9 सेंटीमीटर ही आएगा। जो मैंने दूसरा कैलकुलेशन करने को दिया वो चीज़ बहुत ध्यान से समझना। वो चीज़ क्या थी कि अभी अभी बाबा एसएसपी ने, यानी आपके सचिन सर ने, यहाँ 3 इंटू 10⁻⁸ लिया था, ये आपका -2 इंटू 10⁻⁸ था, ये डिस्टेंस हमने x कंसिडर किया था। तो हमने कहा बच्चा एक तो यही पॉइंट पर जो कि कितने डिस्टेंस पर है, 6 सेंटीमीटर पर है, एक और इसका आंसर आ सकता है यहाँ कहीं पर। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि अब कितना आंसर आएगा अगर हम मानते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है तो, ठीक है। क्योंकि जो दोनों चार्ज को जोड़ने लाइन की कहीं पर आपका पोटेंशियल जीरो हो सकता है, और पोटेंशियल याद रखिएगा कहाँ जीरो हो सकता है, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वहीं पर पोटेंशियल कम होने के चांसेस है। तो कम हो रहा है मतलब जीरो आने के चांसेस हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसमें सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर हमने सही से कर लिया मतलब हमारे कॉन्सेप्ट के जो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से पक्के हो गए। सवाल देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है।
दो पॉइंट्स लिए हैं P और Q, वहीं ठीक B डायग्राम में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, दो पॉइंट लिया है A और B। पहला जो सवाल है उसको देखिए ध्यान से। तो पहले सवाल में क्या बोल रहा है कि गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस में VQ एंड Vb माइनस में Va, मतलब कि बताइए कि भाई अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वेदर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैंने पढ़ाया भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चा लोग वीडियोस को जरूर देखो। आप सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जा चुके हैं, चाणक्य नीति का सेकंड चैप्टर। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होती है, करेक्ट। यानी हम इस दिशा में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, मतलब P पहले है Q बाद में है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब कि Vp ग्रेटर देन VQ है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर Vp ग्रेटर देन VQ है, सो व्हेन आई एम गोइंग टू टेक द डिफरेंस ऑफ इट, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आंसर हो गया पॉजिटिव। वैसे भी आप देखो तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब इसके वैसे फॉर्मूला क्या है, KQ/R। तो R के इनवर्स प्रोपोर्शनल के साथ ही डिक्रीज होता है, मतलब R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है तो Q पे पोटेंशियल कम है, ये कम है तो फिर P पे पोटेंशियल ज्यादा है। पहले का आंसर हो गया। लेकिन इसी में VB माइनस VA भी है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर से देखिए कॉन्सेप्ट पर आता है। अब ना माइनस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से, है ना। थोड़ा छोटा छोटा एरो दिख रहा है क्योंकि किताब का स्क्रीनशॉट लिए, कोई टीम नहीं है हमारे पास बच्चा, तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये ऐसे चल रहा है। अब जरा सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, मतलब इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो अब आपसे पूछा VB माइनस में VA, मतलब ज्यादा में से कम घटाइएगा, तो आंसर तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहले का आंसर मिल गया। दूसरा सवाल क्या कहता है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P। यानी कि बच्चा लोग Q और P के बीच में, यहां देखो पॉजिटिव चार्ज था, ये इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं और अच्छे से समझ में आएगा। ये P है, ये आपका Q है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है। कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P एंड A एंड B। ध्यान से अब जरा कॉन्सेप्ट को समझना कि पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं। हम जो भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर के आते हैं, जो भी काम हम करते हैं वही काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। पक्की बात है, यस। तो अगर मैं Q और P के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहता हूं, UQ माइनस में UP, ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे वर्क डन चाहिए Q से P तक का। और वर्क डन का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन है क्या, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए कि V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। क्योंकि यहां पर दो पॉइंट है, तो ये जो आपका V है, दो पॉइंट यानी कि Q माइनस P के बीच का पोटेंशियल VQ माइनस में VP इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। यानी कि जो W हुआ वो ये हो जाएगा, तो Q दैट इज माइनस साइन। हाँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पर जिस चार्ज को आप लेकर के जा रहे हो माइनस Q को लेकर जा रहे हो स्लोली Q से P तक। सवाल में यही तो है, माइनस Q चार्ज रखा है Q और P के बीच में, तो माइनस में Q एंड देन दिस विच इज VQ माइनस में VP। अब आप सोच करके देखो बच्चा, Q पॉइंट और P पॉइंट का पोटेंशियल कैसा था, हमने ऑलरेडी कर लिया है। Q पॉइंट का पोटेंशियल कम है, V पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। कम में से ज्यादा करोगे तो इसका आंसर माइनस आएगा, मतलब इसका आंसर माइनस है। और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस। तो इसका मतलब है एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो पॉजिटिव आया। मजा आया? मजा आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, जय हो जय हो जय हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इसी के अंदर एक दूसरा फॉर्मेट भी है, ए और बी के बीच का बताओ। यानी कि UA माइनस में UB, यही जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन है फ्रॉम A से B तक। और ये जो वर्क डन है किस चार्ज को लेके आए, नेगेटिव चार्ज को। कहां से कहां तक लेकर के आए, A से B तक। तो VA माइनस में VB, वो पूछ ही रहा है A और B के बीच का बताइए पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हुआ। अब A का पोटेंशियल जरा देखो आप, A का कम है
बी का क्या है, ज़्यादा है। तो जब आप कम में से ज़्यादा माइनस करोगे, ये भी माइनस 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 दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। आंसर अगेन पॉजिटिव। करेक्ट, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। ओके बच्चा, एकदम बढ़िया से क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं इसी के अंदर। सी पार्ट देखो, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। यानी एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, अब बोला नहीं है तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेना है, उसको अगर हम Q से P पर चलाते हैं, Q से P पर चलाते हैं, तो बताइए वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, किसको चला रहे हो आप, एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चलो Q नॉट ले लो। कहाँ से कहाँ चलाए आप बच्चा लोग, Q से P, है ना। तो जब आप Q से P चलाए तो पोटेंशियल डिफरेंस Q नॉट इंटू डेल्टा V, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। कंफ्यूज मत होइए, कहाँ से कहाँ चलाए, Q से P, यही बोल रहा है ना आपसे, देख लो एक बार पढ़ लो, Q से P, Q से P। सो डेल्टा V में क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस Q से P का, फाइनल माइनस में इनिशियल। तो ये आपका हुआ Q नॉट फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल पॉइंट आपका P है, लास्ट पॉइंट आपका Q है। अच्छा, P पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा था, Q पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। डन, ठीक है। ओके, गिव द साइन। नेक्स्ट है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अच्छा, बी टू ए लेकर के आप जा रहे हो, बी से आप ए लेकर के जा रहे हो, तो इस सिचुएशन के लिए जो आपका वर्क डन हुआ, दैट इज अगेन माइनस में क्यू, एंड देन बी से ए लेकर के जा रहे हो आप बच्चा, तो फाइनल में आपका वी ए माइनस में वी बी। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। यस बच्चा, सोचिए इसका आंसर क्या होगा, फिर से वैसे ही लॉजिक के साथ सोचो। तो बी से ए लेकर के आए, मतलब फाइनल आपका ए है, तो फाइनल माइनस में इनिशियल, यानी कि वी ए माइनस में वी बी। अब आप देखो वी ए माइनस में वी बी जो है आपका, वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी आपका क्या है, माइनस है। करेक्ट। तो जब ये आपका माइनस होगा, तो यहाँ पर आपको वी ए माइनस में वी बी चाहिए, तो ये माइनस और ये वाला माइनस, बात समझ रहे हैं, तो फिर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट थोड़ा और अच्छे से डीप डाइव करके समझते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बार कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में क्रिएट होता है। शांति से सुनो, सब चीज क्लियर हो जाएगा। हम जब भी ये फॉर्मूला लिखते हैं ना कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गए ऐसे चार्ज को, क्यू नॉट को, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, अभी क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, फाइनल आपका ये है वी बी माइनस में वी ए। तो ये जो वर्क होता है ना, ये एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू हुआ, और हमेशा एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होने वाला वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। सर ये क्या चीज है, समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझो। अगर इसको रख लोगे दिमाग में, माइंड में, तो कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझाता हूं, बट पहले आप देखिए। अब जरा मैं आपके दिमाग को खोलता हूं। ये जो हमारा डी वाले का आंसर है, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू पूछ रहा है, ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू है, जैसा जैसा क्वेश्चन में गया मैं गया, मेरा आंसर आ गया। बट यहां पर बच्चा सवाल में बोला था, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, नॉट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। तो फील्ड यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड, ऑफ कोर्स आपका यहां पर कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो कंजर्वेटिव है। तो जो फील्ड का जो वर्क डन होता है, हमने जो निकाला था, वो हमारे लिए क्या आया था, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बताता हूं। आई होप आपने पूरा नोट डाउन किया होगा, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लोगे तो सारी चीजें फिर से समझ में आ जाएगी। जरा सी पार्ट को वापस देखिए। वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, है ना। तो स्मॉल चार्ज यानी कि हमने Q नॉट ले लिया, कहां से कहां मूव करे, Q से P, तो Vp माइनस में VQ। अच्छा, Vp माइनस में VQ का सीन क्या है, Vp बड़ा है, VQ ऐसा है, ये आपका पॉजिटिव है, और Q नॉट कैसा था, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये आपका आंसर पॉजिटिव ही होना चाहिए। बट ये पॉजिटिव आंसर किसके लिए है, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू। मैंने अभी क्या कहा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड के वजह से होने वाला वर्क डन। अब यहां कंजर्वेटिव का ही पूछ रहा है, फील्ड के वजह से, तो इसका मतलब है ये उसका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नेगेटिव है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, बट इसको आप नोट कर लो एक बार अच्छे से। मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं इतने वाले पोर्शन के अंदर। आइए जरा देखिए,
इसको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए मेरे पास में है यहाँ पे इस तरीके का एक चश्मा रखने वाला बॉक्स। मान लीजिए ये सरफेस पर है, धरती माता के सरफेस पर है, इस तरीके से रखा हुआ जिसका मास है m। ठीक, अच्छा अगर मास इसका m है बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मास m है और मुझे इसको इस m से यहाँ पर उठा करके इस h जितने हाइट पर लेके आना है, तो जाहिर सी बात है मुझे काम तो करना पड़ेगा। और वो काम भी मुझे कितना करना पड़ेगा, मुझे स्लोली इसको लेकर के जाना है, एक झटके में नहीं, स्लोली, यू हैव टू टेक इट स्लोली। तो हम जो भी काम कर रहे होंगे क्या वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में है? आंसर है यस, क्योंकि ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच कर रखना चाहती है, नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज mg। बट आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हो, ऊपर की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है। ये कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन है और ये आपके एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन है जो आप लगा रहे हो फोर्स। जरा सोच के देखो कितना फोर्स आप लगाओगे। अगर इसका मास m है, नीचे की तरफ mg है, तो आप इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाओगे कि काउंटर कर दे mg को। स्लोली लेकर के जाना है, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो अगर यहाँ पर mg है तो ऊपर ले जाने के लिए मुझे mg 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 mg। तो अब जरा सोच करके देखो कि यहां से यहां जो हम लेकर के गए, तो इनिशियली इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था ग्राउंड सरफेस पर, 0। इसी को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसमें हमें चॉइस होती है। हम जिसको बोलते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी mgh, रियलिटी में वो mgh नहीं होता, वो होता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आपका ui 0 है। अगर यहाँ पर मैं जो काम देखूं, यही काम मेरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट की बात करूं, जो मैंने इसके ऊपर काम किया, तो मेरा लगाया हुआ फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो हमारे को फॉर्मूला होता है F डॉट में S। यही होता है फोर्स वर्क का फॉर्मूला। तो फोर्स किसके बराबर था, mg के, डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में एंगल है 0 डिग्री यानी कि cos 0, तो ये आया आपका mgh। अब सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि सर एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू होने वाला जो वर्क है mgh और यही पोटेंशियल एनर्जी है। इट्स नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी माय डियर स्टूडेंट, इट इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज 0 विच वी हैव टेकन एट दिस रेफरेंस। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है। आई बात समझ में अच्छे से? तो न्यूमेरिकल के अंदर भी 2-4 और कॉन्सेप्ट आपको घुसा दिया, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए, अच्छा ये चीज समझ पड़ गया अपने को। अब जो मैंने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने यहाँ कहा सी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू होने वाला वर्क डन इज इक्वल टू द वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। अब जरा सोच के देखो, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो तो नीचे लग रहा है mg, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब अगर मैं इसके वजह से वर्क डन निकालूं, तो ये मेरा हो जाएगा mgh cos 180 विच इज बेसिकली माइनस mgh। नहीं लग रहा कि आपका ये जो वर्क डन है वो माइनस है? आई बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू, या यहाँ पर इज इक्वल टू कर दो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव। मतलब कंजर्वेटिव का जो नेगेटिव होता है वो एक्सटर्नल है, और अगर आपको एक्सटर्नल पता है कंजर्वेटिव निकालते तो माइनस कर दो। क्या है इसके अंदर? गॉट माय पॉइंट? दैट्स इट, दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो इस क्वेश्चन के साथ सॉल्व हो जाता है। ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन द नेगेटिव चार्ज, अच्छा ये कहाँ गया, ये क्वेश्चन और था। Does the kinetic energy of a small negative charge increases or decreases in going from B to A? अगर हम B से A लेकर के जाते हैं तो ये घटेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखिए, आप चार्ज को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहे हो नेगेटिव की तरफ ही, तो ऑफ कोर्स रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बिकॉज दैट इज हाफ mv का स्क्वायर। तो वेलोसिटी कम हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। अगला सवाल देखिए, अगेन बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। ये 2-4 अच्छे सवाल कर लोगे ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ एक कन्फिगरेशन दिया हुआ है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD, ध्यान देना, जिनकी साइड D है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस पूरे अरेंजमेंट को साथ में रखने के लिए किया जाने वाला कार्य बताओ। तो कार्य का जो फॉर्मूला है या वर्क का जो फॉर्मूला है, दैट इज बेसिकली व्हाट बच्चा लोग, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, यही है ना। W इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कहाँ से आता है? ये पोटेंशियल आता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
जैसे हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है, जो मैंने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया, अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो आपकी गलती है, इसलिए देख लेना। जो आपकी किताब में भी जैसे यहाँ पर क्यू है और इन्फिनिटी पे जो है आपका एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक। तो अगर मैं इस क्यू नॉट को यहां लेकर के आऊं तो ऑलरेडी मान लीजिए इस पॉइंट पर लेकर के आ रहा हूं, तो इस पॉइंट पर तो पर्टिकुलर इस आर जितने डिस्टेंस पर ऑलरेडी इस क्यू का पोटेंशियल है विच इज के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल तो है ही। तो अगर मैं इस क्यू नॉट को यहां पर लेके आऊंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, वही काम हमारे लिए क्या हो जाता है, क्यू नॉट इंटू वी। देखा जाए तो सारे फॉर्मूले एक जैसे लगेंगे आपको, बट उनको अच्छे से फील कर लेना है। तो आप सोचो ये वी कब आया, ये भी तब आया जब ऑलरेडी चार्ज था, यानी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। मतलब बच्चा अगर मुझे ये सिस्टम बनाना है तो आप सोच के देखो, सबसे पहले तो क्यू चार्ज आया होगा। तो जब ये क्यू चार्ज आया होगा तो बाकी के कोई चार्जेस नहीं थे, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम बनाना है। तो हमें सबसे पहले सोचा, हमने एक चार्ज को हम लेकर के आए, कहीं से इन्फिनिटी से लेकर के आए जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो आपको अगेंस्ट में किसी के काम ही नहीं करना पड़ा, आप सिंपली लेकर के आ गए एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप चार्ज को लेकर आगे रख दिए। तो इस क्यू को बनाने में किसी भी तरह का काम खर्च नहीं हुआ, दैट इज जीरो। बट जब आप ये दूसरे चार्ज माइनस क्यू को लेकर के आए तो ऑलरेडी ये चार्ज यहां था, ये डिस्टेंस आपका डी है। तो इसको बनाने के लिए जो आपका वर्क डन लगा बच्चा लोग बी वाले को बनाने के लिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में क्यू को लेके आए और इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि माइनस में क्यू, इसका पर्टिकुलर पोटेंशियल, ऑलरेडी यहां पर ये चार्ज था, तो के क्यू बाई आर के फॉर्मूले के हिसाब से के क्यू डिवाइडेड बाई डी। बात आई समझ में? अभी आपको मैं आगे सॉल्यूशन पे ले जाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो। मेरा मेन काम है कॉन्सेप्ट को सिखाना, ताकि फील आ जाए और कभी भी कोई भी आप गलती ना करो। तो अब ये दो चार्ज आ चुके हैं, अब सोच के देखो, अब तीसरा चार्ज को मैं लेकर के आया। तो जब मैं तीसरे चार्ज को लेकर के आऊंगा तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल होगा वो तो मौजूद होगा, क्योंकि इस सी पॉइंट पर पोटेंशियल इस नेगेटिव की वजह से भी आ रहा है और इसकी वजह से भी आ रहा है। यानी जो सी को बनाने में मुझे कार्य करना पड़ा, प्लस क्यू चार्ज इनटू द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट सी, तो वीसी लिख देता हूं। तो क्यू और वीसी कैसे निकालेंगे, तो एक इस चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई डी, प्लस बच्चा इस चार्ज की वजह से विच इज के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। तो ये आपका डी था ही, ये आपका डी था, तो ये आपका √2d हो गया। ठीक है, देखते चले जाइए, अच्छे से समझ पड़ा? ठीक है, कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। अब लास्ट, तो ये तीन लोग आ चुके हैं, चौथा माइनस क्यू। तो जब हम इस माइनस क्यू को लेकर के आएंगे तो काम कितना करना पड़ेगा, इस चार्ज पे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के बराबर होगा डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल इसके वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, बिकॉज पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज के क्यू बाई आर। तो माइनस में क्यू, इसकी वजह से बच्चा के क्यू बाई डी, इसकी वजह से भी के क्यू बाई डी, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 क्यू बाई डी, और इसकी वजह से जो होगा माइनस में के क्यू। माइनस क्यू आया बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। डू नॉट फॉरगेट व्हेन एवर यू आर राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी मस्ट टेक द साइन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका डी है, ये आपका डी है, तो ये आपका √2d। इस तरीके से अगर इस कन्फिगरेशन को बनाना है तो हमने कितने बार काम किया, 4 बार। कुल मिला के कितना काम करेंगे कि जिससे पूरा सिस्टम बन जाए, तो एटलीस्ट इतना आपको समझ में आना चाहिए कम से कम कि अगर मुझे इस पूरे सिस्टम को बनाना है तो मुझे इतना काम करना पड़ेगा। यानी लास्टली वी ऑल हैव टू ऐड दिस वर्क। इसको, ये तो 0 था ही, पहले वाला 0 था, बी सी एंड देन डी को ऐड कर दो, खत्म। एक और सवाल है इसी के अंदर, ये हो गया। दूसरा है, अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर यहां पे ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट दिस कॉर्नर। मतलब ये हो चुके हैं और क्यू नॉट को वापस लेके आना है। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड? इट्स सिंपल, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि ये 4 लोग जीवित हैं यहाँ पे। हमने पहले ये पार्ट का आंसर कर लिया, ऐड करने पर ही जरा देख लीजिए। पहले वाले में देखो लिखा है 0, दूसरे वाले में आ गया, फिर तीसरे वाले में आ गया, चौथे वाले में आ गया, और सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, तो ये आंसर आया। ठीक है, अब बी वाले में है द एक्स्ट्रा वर्क नेसेसरी टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू नॉट टू द पॉइंट ई व्हेन द 4 चार्जेस आर ए बी सी एंड डी। सो क्यू नॉट लाया इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ई ड्यू टू ए बी सी डी। मतलब कि यहां वाला चार्ज बच्चा लोग
प्लस क्यू माइनस क्यू विच वॉज एट पॉइंट ए बी सी डी, और यहाँ पे आपका क्यू नॉट है। आप क्यू नॉट को ला रहे हो आप, तो क्यू नॉट को लाने के लिए जो काम करना पड़ा वो हो गया क्यू नॉट इनटू द पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ई। तो ई पे पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? ए की वजह से भी, बी की वजह से भी, सी की वजह से भी और डी की वजह से भी। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू क्यू बाई आर ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑलरेडी इन द स्पेस। तो जरा देखिए ये सारे डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि सेंटर पर है, तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर कट गया, फिर के क्यू बाई आर एंड देन माइनस के क्यू बाई आर। तो बच्चा ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ई इज क्लियरली जीरो। पता चला मैंने क्या बोला? तो अगर ई पॉइंट पर आप निकालोगे तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर कटा, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर कट गया, तो पोटेंशियल है ही नहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, सिस्टम बन गया, तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा, जीरो है। तो यहाँ लिखा हुआ है एंड सी कैंसिल कर दिया, हेंस नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी चार्ज टू पॉइंट ई। माने इस सिस्टम के अंदर किसी और चार्ज को लाने के लिए किसी भी तरीके का काम करना नहीं पड़ेगा। यहाँ जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ बच्चा, अगर आप उसको नोट कर रहे हो ना, आपका नीट, आपका जेई मेंस आराम से निकलेगा। प्रैक्टिस अच्छे से करना है, दिल से सुनना है, ट्रस्ट में यू विल बी इन लव विद फिजिक्स, इट्स माई गारंटी। भूल जाओगे फिर अपनी वाली अपने वाले को, फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, हाँ, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये सब कॉन्सेप्ट डेरिवेशन तो बहुत बार हम कर चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी हम करते हैं ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लाइन बाय लाइन में कुछ समझ में नहीं आता, बट न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 5वां सवाल, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। तो जरा देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -900, तो ये आपका है -9 सेंटीमीटर 00, यानी एक्स एक्सिस पर ही है, और ये आपका यहाँ कहीं ओरिजिन होगा, ये आपका 9 सेंटीमीटर 0 एंड देन 0। पता चल रहा है बच्चा लोग? ये ओरिजिन है, तभी आपका पॉजिटिव आ रहा है और ये आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यानी जनरली देखा जाए तो ये डिस्टेंस मेरे लिए 9 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी मेरे लिए 9 सेंटीमीटर है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बट वो जो माइनस है वो कोऑर्डिनेट की वजह से आ रहा है। तो पहला सवाल बोलता है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर इन दोनों को इनफाइनाइट पर भेजना है तो कितना काम करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, इनफाइनाइट पर भेजने के लिए जो लास्ट की जो एनर्जी है वो हमारी जीरो है। हम जो काम करते हैं बच्चा, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, तो फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल कहाँ भेज रहे हो? इन्फिनिटी पे। इनिशियल किस डिस्टेंस पर है? 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। पता चला? ये 9 तो 18 सेंटीमीटर, यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि इन्फिनिटी पर तो ये आपका 0 होगा, माइनस में यू 18 सेंटीमीटर पर निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 और वट एवर इट इज। के की वैल्यू दी है 9 टाइम्स ऑफ 10⁻⁹। Q1 Q2 आपका Q1 आपका 7 10 पावर माइनस में 6, और ये जो है आपका माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁶ अपॉन में डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, तो 18 गुणे 10 की घाते -2। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आंसर आएगा, यहाँ रख दोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अच्छा, वर्क डन में ऑलरेडी यहाँ माइनस है और ये आपका माइनस आ ही रहा है, तो प्लस। क्लियर? तो पहले का आंसर समाप्त हुआ। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, जरा ध्यान देना। हाँ, दूसरा आंसर भी तो कर लिया हमने। हाँ, वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी सीधा सीधा हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर, जो भी आया, और वर्क आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो आंसर आता है ऑलरेडी माइनस में, ये फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो वर्क आपका पॉजिटिव, तो सेकंड भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसी के अंदर। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू A/R²। तो अब ये जो सेम सिस्टम है वो किसी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गई, मतलब ये उस यहाँ जहाँ पर भी ये सिस्टम रखा हुआ है वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है A/1/R²। सो द क्वेश्चन इज व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन बी।
यानी अब इसी कन्फिगरेशन की एनर्जी क्या होगी, ध्यान देना बहुत अच्छे से बच्चा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो 100% पोटेंशियल आता ही आता है, और जब पोटेंशियल आ जाता है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो है बॉस। दिमाग लगाओ, एक तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाल रखी है, मैं उसका नाम दे देता हूं यू इनिशियल, ठीक, जो यहां आया, जो पहले हमने निकाला कि क्यू इनटू बाई आर 12 से ये 18 सेंटीमीटर वाला यू इनिशियल। एक होगा बच्चा कि इस चार्ज पर, ये वाला जो चार्ज है आपका जो -9 सेंटीमीटर 00 पर रखा है 7 माइक्रोकूलम, क्या इस चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल आएगा? सोच के देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल तो आएगा ही ना बॉस। क्या? के क्यू बाई आर के हिसाब से। इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, इसको मैं Q1 मान रहा हूं, ये मेरे लिए Q2 हो गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी आप कहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर। सिंपल भाषा में समझें तो Q इंटू वी, और यही आपका वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी है, Q इंटू वी। तो मैं इसको कह दूंगा Q1 इंटू V1, करेक्ट, प्लस में Q2 इंटू V2। यानी ले दे करके अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो मेरा इस तीसरे का आंसर आ जाएगा। पक्की बात छे? पक्की बात छे सर। पर अब सवाल यही उठता है, सर Q1 तो है, Q1 तो है Q2 भी है सर, Q2 भी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है सर, ये चक्कर समझ में नहीं आया। तो अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे, चाणक्य नीति वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जो पोटेंशियल होता है बच्चा, उसका फॉर्मूला होता है, कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, वो होता है माइनस में इंटीग्रेशन EdR, ठीक है। तो माइनस में इंटीग्रेशन ई के जगह पर क्या है, A/R² एंड देन dr, राइट। ए को बाहर कर दीजिए, 1/R² यानी R पावर -2 + 1, R पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस माइनस प्लस, और R पावर -1, ये सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन का, यानी कि A/R, ये आपका V। बस अब यहां पर V1 की जगह पर लिखना है A/R1 बिकॉज A इज कांस्टेंट, और R1 क्या लोगे, 9 सेंटीमीटर, और V2 की जगह पे लिखना है A/R2, और R2 क्या लोगे, अगेन 9 सेंटीमीटर, ये रेफरेंस से आपको लेना है। तो बस आपका कन्फिगरेशन का एनर्जी हो गया, ये आपकी कन्फिगरेशन की एनर्जी है। कॉन्सेप्ट चमक रहा है बच्चा लोग बढ़िया से। यहां देखिए एक लाइन लिखी हुई थी, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड आ जाती तो हमें यहां पर भी ये इसके साथ प्लस करके करना पड़ता, जैसे अभी यहां पर किया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब वहां पोटेंशियल है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन E.dr, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनका कैलकुलेशन आपको करना है यहाँ मैंने पूरा बता दिया है कैसे आया सब कुछ, सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, कैलकुलेशन, सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेशन, तो उसे आप देख लेना आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो लिखा है कि एक मॉलिक्यूलर है जो सब्सटेंस है हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया आगे वहाँ पे लेंगे। डाइपोल मोमेंट दे रखा है, a mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field देते हैं 10⁶ वोल्टेज पर मीटर, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइन इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो हीट में कितना, मतलब कि जैसे देखो पहले वो कौन सी कंडीशन में रहा होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है प्लस से माइनस, तो सब लोग क्या चाहते हैं, जो डाइपोल रहते हैं उसके अंदर वो कैसे अपने आप को अलाइन करके रखते हैं, करेक्ट। तो 0 डिग्री का एंगल है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, यहाँ गलती है, माइनस और प्लस ऐसे रखूंगा क्योंकि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। खैर यहाँ पर जो है आपका थीटा वो कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो U इज इक्वल टू माइनस में P.E फॉर्मूला, तो माइनस में PE कॉस में 0, ये आपका इनिशियल, और जो आपका फाइनल है वो 60 डिग्री के एंगल पर है, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस में PE कॉस में 60। दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, वही डिफरेंस डाइपोल को 0 से 60 डिग्री कन्वर्ट करने में लॉस हो जाएगा। यही तो सवाल पूछा है, खत्म, सिंपल कैलकुलेशन अब आपको करना है, ठीक है। चलो ये देखिए इनिशियल एंड देन फाइनल, ये आ गया। सो देयर इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस मस्ट बी एनर्जी रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया भैया, हाँ,
ये क्वेश्चन तो बच्चा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, स्वयं करिए, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, स्वयं करिए, क्योंकि कंडक्टर की बहुत अच्छी कहानी सिखा चुका हूँ। चिड़िया तार पे बैठती है, क्यों उसको झटका नहीं लगता, एरोप्लेन वाला क्यों जो होता है कंडक्टर का बनाते हैं, ऐसे सवाल हैं इसके अंदर। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप करो, एक बार लाइन पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैं एसएसपी शॉर्ट्स पे जो है अलग से वीडियो भी बनाता हूँ। तो ये अब आपका काम है इसको करना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, गले को राहत देते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। आइए बच्चा अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जी भैया तुम गिर गए, तार बाबू गिर गए, नाराज हो गए का? नहीं, इट्स ऑल सेट। सो हियर वी गो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। एक स्लैब है जिसका मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस 3/4d दिया है। Where d is the separation of the plate, how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plate? अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैपेसिटर, इसके बीच में हमने एक स्लैब रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है। ओवरऑल डिस्टेंस प्लेटों के बीच में d था और इसकी जो थिकनेस है इस प्लेट की वो 3/4d है, ऐसा बोल रहा है। तो बोलता है अभी सिचुएशन का कैपेसिटेंस बताओ। बच्चा सोच करके देखिए कि अभी अगर ये पूरी तरह से भरा होता, ये पूरा d डिस्टेंस का थिकनेस का ही होता, तब यहां पर तो पूरा स्लैब भर जाता। लेकिन अभी भी कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में गैप है, थोड़ा बहुत है। ये आ जाने के बावजूद भी थोड़ा बहुत गैप है। कहां पर है? यहां पर है और यहां पर है। मतलब आपको नहीं लगता दो मीडियम बन गए? एक तो ये जो हवा वाला मीडियम है जहां पर स्लैब नहीं, ऐसे समझिए, तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, ठीक है। और दूसरा कौन सा बन रहा है? ये स्लैब, तो स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हम V निकाल रहे हैं इस सिचुएशन का, करेक्ट। इनिशियल चार्ज जब था तो Q0 था, मान लिया, और आपका अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V आ गया। तो हमसे पूछा है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस Q0 डिवाइडेड बाई V होगा। मतलब पूरा खेल जो है V का है, V ही निकालना है। फिर से बताता हूं, अगर ये पूरा भरा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये जो स्पेस है रेड रेड मैंने किया, और दूसरा ये स्लैब, यानी दो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक तो स्लैब की वजह से और दूसरा ये जो गैप है उसकी वजह से। तो बच्चा गैप वाले के अंदर हवा है और हवा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दैट इज V इज इक्वल टू ED। और जो ये वाला स्पेस था बच्चा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, हमने E0 माना। अच्छा बता सकते हैं डिस्टेंस कितना होगा? सोच करके देखिए, ओवरऑल डिस्टेंस आपका कितना है? D, और ये कितना ले गया? 3D/4। तो D माइनस में 3D/4, सो 4D माइनस में 3D/4 यानी कि D/4। तो ये आपका हुआ D/4 प्लस स्लैब, स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देन D डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? 3D/4। बट ध्यान से समझो, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में, तो स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0/K हो जाती है, इनिशियल का K भाग के बराबर। तो ये जो E है उसके जगह पर E0/K आएगा। अब जो कॉमन है ले लीजिए, तो E0D/4, E0D/4 ब्रैकेट 1 प्लस E0D/4 चला गया, तो ये आपका आ गया 3/K, यानी कि E0D/4 एंड देन वी हैव K प्लस 3 डिवाइडेड बाई K। ये आपका क्या चला बच्चा लोग? V, करेक्ट है। अच्छा ये जो E0D है, ये सोच सकते हो क्या हो सकता है? थिंक अबाउट इट। क्या ये E0D हमारे लिए V0 की तरह काम करेगा? व्हाट इज V0? जब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस D था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 थी, मतलब हवा वाला सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, बट स्लैब आ गया तब ना E हुआ है, तो ये आप V0 कह सकते हो इसको, राइट। और उस V0 की जगह पर हम Q0 अपॉन में C कर सकते हैं, तो C हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। खैर अगर आपको V यहां तक समझ में आ गया तो चलिए आइए मैं आपको बता देता हूं आगे की कहानी। ये देखिए,
और फिर C इज इक्वल टू वॉट, क्यू नॉट बाई वी, रख दीजिए, वही आंसर आएगा। यहाँ से करके देखो तो वी नॉट के जगह पर आपका है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी, एंड देन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी, एंड देन जस्ट अ सेकेंड, वी नॉट के जगह पर हमने बोला क्यू नॉट, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो वी इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी, यस, के प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 4k, एंड दिस वाज व्हाट, वी। तो सी को सब्जेक्ट बनाओ तो यही आंसर आ जाएगा आपका, करेक्ट। तो ये आपका हो गया, अच्छा सवाल है, और ये आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। आओ आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 2.9। तो इस तरीके से हमारे पास में C1, C2, C3 और C4 4 कैपेसिटर दिए हैं। 500 वोल्टेज का यहाँ पर एक बैटरी का डिफरेंस लगाया है। पहला सवाल बोलता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। क्या सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है? पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। तो 10 माइक्रोफेराड, यानी सब सीसी के ही है। तो देखो ये 10 का, ये 10 का और ये 10 का, ये तीन के तीनों किस में है बच्चा लोग? सीरीज में है। और सीरीज में हम क्या लगाते हैं? 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तीन के तीनों 10, 1/10, 1/10, 1/10, तो 3/10, यानी इसका सी डैश मान लो अगर ओवरऑल आंसर जानना है तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो 3/c हुआ, यानी सी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? c/3। सी कितना है आपका? 10। तो 10/3 किस में है बच्चा लोग? ये माइक्रो में है ना, तो माइक्रोफेराड। ये आपका कैपेसिटेंस आया ऊपर वाले का। इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ सर्किट को, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करिए। तो ये जो तीन कॉम्बिनेशन थे, इसका सी डैश, नीचे एक और C4 कैपेसिटर है, और फिर यहाँ पे जो है बैटरी का वोल्टेज है, दैट इज 500 वोल्टेज। करेक्ट बच्चा लोग? ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पर आपका बहुत अच्छा आंसर छुपा हुआ है। अब ये दोनों किस में? पैरेलल में। और पैरेलल में हम हमेशा क्या करते हैं? डायरेक्ट प्लस करते हैं। ये आपका 10/3 और C4 भी आपके C के बराबर है, तो 10, तो 10 या 30 प्लस 10 40/3 माइक्रोफेराड। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया जो आपको पहला सवाल पूछा है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद कहता है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सभी चार्ज पर वैल्यू निकालो। ऑन अ कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट विथ हायर पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑन द प्लेट विथ लोअर पोटेंशियल। मतलब प्लस माइनस इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब सब पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? तो चार्ज निकालने के लिए मैं जो आपको मेथड सिखाऊंगा उसको अगर आप ध्यान से सुने तो फिर ऐसे कोई भी सवाल आप कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। जब ओवरऑल C इक्विवेलेंट निकल गया और ओवरऑल यहाँ पर 500 वोल्टेज है और सर्किट को रीड्रॉ करने पर ये मिल रहा था, ऊपर वाले तीन सीरीज में है, तो ध्यान से देखिए। तो ये दोनों लाइन बच्चा पैरेलल में है, करेक्ट बात है। और पैरेलल में ना वोल्टेज सेम होता है। मतलब अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 500 है तो जाहिर सी बात है इस लाइन को भी 500 मिल रहा है और इस लाइन को भी 500 मिल रहा है। इस वाले लाइन पे सिर्फ एक कैपेसिटर है जिस पर वोल्टेज इतना है, कैपेसिटेंस 10 है, तो मैं इसका चार्ज निकाल सकता हूं Q बराबर CV से। Q इज इक्वल टू C कितना था? 10 माइक्रो, 10⁻⁻6, और ये आपका कितना है? 500, तो ये आ गया 5000 माइक्रो कूलम। ये चार्ज किस पे बच्चा? C4 पे, तो नाम दे दो Q4 ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब सोच के देखिए कि C डैश जो कि इन तीनों ही कैपेसिटर का ओवरऑल रिजल्ट था, क्या इस पर भी हम चार्ज निकाल सकते हैं? Q डैश नाम दो, दैट इज C डैश मल्टीप्लाई बाई V। C डैश कितना था? 10/3, 10⁻⁻6 इंटू 500, तो यह आया आपका 5000/3 माइक्रो कूलम। जरा आप ध्यान से समझना बच्चा, Q डैश तो आपने सवाल में माना है, रियलिटी में तो कैपेसिटर C1, C2, C3 है। यानी कायदे से जैसे हमने Q4 निकाला वैसे ही हमें Q1, Q2, Q3 निकालना चाहिए। अब थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि ये जो चार्ज Q डैश है वो किसका चार्ज है? C डैश कैपेसिटर का। और C डैश किसका रिजल्ट था? C1, C2 और C3 के सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस हमेशा सेम होते हैं, मतलब कि जो ये चार्ज Q डैश है वो इसका सेम है, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। यानी आंसर हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड 5000 है क्या? 5000 है, 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलम, दैट्स इट।
तो देखिए सभी कैपेसिटर पे आपने चार्ज निकाल लिया, Q4 निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया, दैट्स इट। ऐसा एक और क्वेश्चन अभी हम एडिशनल एक्सरसाइज में करेंगे तो और चमकेगा, बने रहना। आइए आगे देखते हैं। एक और सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कुल मिला के 12 एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में। एक 900 माइक्रो पिको फेराड का कैपेसिटर है जिसको 100 वोल्टेज से आपने चार्ज किया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो पहला हिस्सा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास में कैपेसिटेंस है और आपने बैटरी वोल्टेज दे दिया, तो एनर्जी जो है वो हाफ CV का स्क्वायर है। इसको हम इनिशियल एनर्जी मानते हैं कि जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज किए तो हमने इतनी एनर्जी निकाली। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हाफ CV का स्क्वायर हो गया, राइट। एनर्जी जो भी है अब आप निकाल सकते हो। अब सवाल में क्या कहता है बच्चा, पार्ट बी, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। मतलब इस बैटरी को हटा के कैपेसिटर को इसके साथ, एक सेम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? मतलब अब इस सिस्टम की एनर्जी कितनी स्टोर हुई। सोचो, जब इस कैपेसिटर पे ये बैटरी लगी हुई थी तो ये कितना चार्ज हुआ होगा सर, Q बराबर CV, जो वैल्यू आया मान लिया। फिर ये चार्ज कैपेसिटर दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुआ। देखिए ध्यान से, the capacitor is disconnected from the battery, यहां से डिस्कनेक्ट हुआ and connected to another 900 picofarad कैपेसिटर के साथ चार्ज हो गया, मतलब कनेक्टेड हो गया। अब ये नहीं बोला है कि ये चार्ज था, तो ऑफ कोर्स ये अनचार्ज था, तो जाहिर सी बात है कि इसका कैपिटल Q अमाउंट का चार्ज कुछ इसमें आएगा। तब तक आएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसे हम कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जैसे एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। वही कॉन्सेप्ट यहाँ होता है कि जब दो बॉडी पे अलग अलग चार्जेस हो, उसे आप कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का फ्लो हमेशा हायर से लोअर की तरफ तब तक चलता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया तो प्रोसेस रुक गई। तो अब हमें वही देखना है कि इस पर कितना पोटेंशियल आया, मतलब इस पर कितना चार्ज है तो मान लिया Q1, इस पर कितना चार्ज है तो मान लिया Q2, बट दोनों का पोटेंशियल जो है कितना है बच्चा लोग, V, राइट। एक चीज दिमाग में बिठाओ, चार्ज का हमेशा कंजर्वेशन होता है और ये रूल आप हर जगह लगा पाओगे, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। इनिशियल चार्ज कितना था इस सिचुएशन में, कैपिटल Q, इस सिचुएशन में कितना हो गया Q1 प्लस Q2। खैर यहाँ पर कैपेसिटेंस दोनों सेम दिया तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था Q/2, बट क्योंकि मैं आपको आगे के क्वेश्चन में आसानी बन जाए इसलिए थोड़ा सा अलग मान के चल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर अलग होता तो क्या, तो जो आपका कैपिटल Q है बच्चा लोग वो तो आपका CV है, C1V1, ठीक। और जो आपका Q1 है, Q1 की जगह पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इनिशियली सिर्फ एक ही कैपेसिटर था C1, ये C1 है और ये आपका C2 है। बाद में Q1 इज इक्वल टू क्या, Q इज इक्वल टू CV है, तो C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये V क्यों हुआ, अरे क्योंकि दोनों पैरेलल में पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चा, सेम हो जाता है यार। तो अब हम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं यहां से बच्चों, तो C1V1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। सो V इज इक्वल टू, मैं क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, तो C1V1 अपॉन में C1 प्लस में C2। C1 आपका कितना है C, V1 आपका कितना है 100 और C1 प्लस C2 कितना हुआ, तो C प्लस C दैट इज 2C। ये कट गया तो ये आपका आ गया 50 वोल्टेज, ये आपने V निकाल लिया। क्यों निकाला V, दैट इज अ क्वेश्चन। और क्यों कॉमन पोटेंशियल आया, बिकॉज बोथ वेयर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि कैपेसिटर बैटरी के साथ लगा हो, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, दूसरे कैपेसिटर को लगाया, तो तुरंत कॉमन पोटेंशियल निकालिए। वाई, आई एम टेलिंग यू वाई। अब ये जो सिस्टम की एनर्जी पूछ रहा है ना, वो एनर्जी कैसे निकालोगे, 1/2, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में डायरेक्ट प्लस होता है, इज जस्ट लाइक हाफ CV स्क्वायर। तो C क्या होगा, C1 प्लस C2 एंड देन V जो यहां पर आया, वैल्यू रख दीजिए बच्चा, यू विल गेट योर आंसर। इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, और भी तरीके हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ कैपिटल Q था, जाहिर सी बात है दोनों CC है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे Q/2, यहाँ पे Q/2। तो अब इसका C पता है, इसका Q पता है, तो V निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा बिग तरीका है, आप करके देखना आंसर सेम आएगा। तो इसकी एनर्जी कितनी हुई, ये जो आपका Q1 है बच्चा वो कितना आया, कैपिटल Q/2, ठीक है।
तो हम ऐसा लिखें Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1। C1 आपके पास पता है, Q1 आपका Q/2 है, वो आपने निकाल लिया। फिर इसका भी एनर्जी Q2 स्क्वायर बाई 2C2। Q2 आपका क्या है, कैपिटल Q/2। प्लीज ध्यान देना, मजा आएगा आपको। C2 जो आपका ऊपर का वैल्यू, C1 C2 दोनों सेम है, तो दोनों एनर्जी को जोड़िए, सेम एनर्जी इसकी जितनी आएगी, ट्रस्ट मी सेम आएगा। मजा आएगा बच्चा लोग, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। करिए इस मेथड से भी और आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, लेट्स एंटर इनटू द एक्सरसाइज। सो हियर वी गो। सवाल है सबसे पहले एक्सरसाइज का, 2 चार्जेस 5 × 10⁻8 -3 × 10⁻8 आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये बहुत ही आसान दिख रहा है। तो एक आपका 5 × 10 की घाते -8 है, दूसरा आपका बच्चा -3 × 10 की घाते -8 है। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। एट वॉट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। सेम क्वेश्चन ना, तो ये डिस्टेंस पर आप x मान लो और ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 16 माइनस में x। ऐसे एक और पॉइंट मान सकते हो, यहाँ भी कहीं पर 0 हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, Vp इज इक्वल टू 0। इसकी वजह से आएगा k × 5 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस इज वॉट, बेसिकली 16 माइनस में x। और फिर माइनस माइनस क्यों आ रहा है, इस माइनस की वजह से k³ आप करोगे -3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई बच्चा लोग r, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो 10⁻8 10⁻8 k सब कट जाएगा, तो बचता है यहाँ पर 5 में 16 माइनस में x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x। तो ये आपका हो गया 5x, 16 32 48 प्लस में 3x, तो ये आपका हो गया 8x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू 48/8, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पक्का, डन। 8×48। अच्छा, यहां पर भी निकाल करके दिखा दो, सेम ऐसा ही आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन आया, राइट। चलो, तो ये आपका यहां पर सॉल्यूशन भी दिया है, इसे भी आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2, रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक हेक्सागोन बनाते हैं, तो यहां पर एक खटकोण, हिंदी में कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन, बराबर। साइड 10 सेंटीमीटर दिया है, मैं थोड़ा सा रेगुलर दिख रहा है, चलो कोई नहीं। इस पर चार्जेस रखे हुए 5 कूलम चार्जेस सब जगह पर, Q Q Q। ये आपके बोर्ड में भी आ चुका है, CBSE बोर्ड के एग्जाम में। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, तो हमें यहाँ पर निकालना है बच्चा। ये हेक्सागोन की प्रॉपर्टी होती है, ये डिस्टेंस सब 120 डिग्री के एंगल पर होता है, ये पूरा 120 डिग्री के एंगल पर होता है। तो ये आपका 60 हुआ, ये पूरा 120 है, तो ये बचा हुआ कितना, 60। अच्छा, 60 डिग्री एंगल है और ये दो साइड्स भी सेम हो गए, तो ऑफकोर्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चा लोग, तो सारे डिस्टेंस सेम होते हैं, मतलब ये आपका r, ये आपका r, ये आपका r, ये आपका r, ये r, ये r, सब r के बराबर है। और वो r आप कैसे निकालोगे, तो इसके साइड दे रखे हैं, कितना दिया है, कहाँ दिया है बच्चा, ये रहा साइड 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल कंपोनेंट ले लीजिए एंड एक चार्ज की वजह से निकाल लोगे, तो सबको ऐड कर देना है। कितने पॉइंट्स है यहाँ पर, 6, तो 6 kq/r, करेक्ट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, मतलब ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर तो सबके सब कितने हो गए, सेम 10 सेंटीमीटर। और एक की वजह से kq/r है, तो सबकी वजह से kq/r सेम रहेगा, तो 6 kq/r कर दीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 चार्जेस 2 and -2 आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। बढ़िया सवाल आया। तो 2 चार्जेस हैं, एक आपका 2 माइक्रोकूलम, दूसरा आपका -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा, वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो। भाई साहब, नेट पोटेंशियल यहीं पर पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 हो सकता है। कैसे कह सकते हो आप, kq/r एंड kq/r। अगर ये 6 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहीं पर पोटेंशियल ओवरऑल 0 होगा। आप ये पॉइंट को P मान लो, तो Vp इज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाई r प्लस k माइनस q डिवाइडेड बाई r। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0। चमका,
ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ऐसे एक प्लेन इमेजिन करो, तो उन तमाम प्लेन पर हर जगह पर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बीच में बनेगा इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। कैसे पता चल रहा है यार, ये तो डाइपोल भी है ना एक तरीके से, और डाइपोल के 90 डिग्री पर पोटेंशियल जीरो होता है। भाई साहब कमाल करते हो बच्चा लोग। ये देखो, अगर मान लो मैं यहाँ निकालने जाऊँ तो ये डिस्टेंस जितना है वही डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो है। यहाँ निकालने जाऊँ इस चार्ज की वजह से तो ये डिस्टेंस सेम है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो तो परपेंडिकुलर पे हर बार क्या होता है, आपका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो ये हमने इक्विपोटेंशियल का प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। बट कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए, प्लस है तो इधर होनी चाहिए। थोड़ा सा देखो, सोचना समझना ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो +2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, ठीक है, और -2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा वो ऐसे नहीं आएगा, माइनस है ना तो ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड खूब आज। तो दोनों के कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये वाला कॉस और ये वाला साइन सरफेस के पैरेलल में। इधर आएगा आपका कॉस ई कॉस थीटा और ये आएगा आपका ई साइन थीटा। क्या आपको क्लियर पता चल रहा है? ई साइन थीटा इज गोना बी कैंसिल, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, एंड दैट रिजल्टेंट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एवरी पॉइंट। इफ यू सी, अगर मान लो मुझे यहाँ निकालना है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इस नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया। अगर इसके कंपोनेंट कॉस कॉस रहेंगे लेकिन साइन वाले मर जाएंगे, तो अगेन इसका रिजल्टेंट इधर आया। तो प्लेन के हर बार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मजा आया? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, बहुत ही सिंपल है। तो 12 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, हैज अ चार्ज ऑफ दिस 1.6 × 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। तो सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, मान लीजिए Q है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। कमाल करते हो बच्चा, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। काहे लिए? स्फेरिकल है, सारे चार्जेस सरफेस पर ही हैं। अगर अंदर आप एक गाउसियन सरफेस इमेजिन भी कर लो और फिर गाउस लॉ लगा दो, इंटीग्रेशन E.ds Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है? जीरो। जस्ट आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के जस्ट आउटसाइड, तो दैट इज KQ/R²। फॉर्मूला ही है KQ/R²। इस रेडियस को आप R मानिए, विच इज गिवन, दैट इज 12 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर हम इससे 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जाएंगे तो फॉर्मूला ही है बच्चा KQ/R²। यहाँ पे R 18 रखना, यहाँ कैपिटल R 12 रखना, खेला खत्म, पैसा आ जाए, भोजी नाचे, छमाछम। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। Alright, so we have the next problem on the screen. Here we go. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. तो जब इनिशियल केस की बात करें, जब यहाँ पर हवा था, एयर था, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड था। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। बहुत सिंपल, C is equal to A epsilon naught by D, D को हमने हाफ किया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। यानी ये जो अपसलान है बच्चा, इस अपसलान की जगह पर यहाँ पर हम, अरे भाई काहे नाराज हो गए क्या तुम? पूरा ही चला गया, फिर से देख लीजिए। तो इनिशियली जो कैपेसिटेंस था C इज इक्वल टू A epsilon naught by D, जो भी था, कितना पिकोफैराड था? 8 पिकोफैराड मान लिया। नया जो कैपेसिटेंस बनेगा वो A epsilon डिवाइडेड बाई D बाई 2 बनेगा, तो 2 ऊपर चला गया, इट इज नाउ 2A epsilon डिवाइडेड बाई D, क्योंकि एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, एंड हम सब जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R क्या है? दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड K की वैल्यू कितनी है बच्चा? 6। तो इट इज गोइंग टू बी, इस एप्सिलॉन की जगह पे 2A by D
and then 6 epsilon naught. Now see this, a epsilon naught by d किसके बराबर है? c के बराबर, which is 8. तो 6 दूनी 12 गुणे 8. आंसर इजी पीजी लेमन चीजी, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 1296. अगला सवाल देखिए. डिट्टो अभी एग्जाम्पल में हमने ऐसा क्वेश्चन किया. 3 कैपेसिटर, नहीं थोड़ा अलग है, मतलब सिंपल है. 3 कैपेसिटर दिए हैं, सभी 9 पिकोफैराडे के हैं एंड सीरीज में कनेक्टेड है. ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है. 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड एंड 9 पिकोफैराड. व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? कमाल करते हो बच्चा लोग. तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 सीरीज है ना, तो 1/c इक्विवेलेंट. तो इट इज गोइंग टू बी 3/9 विच इज 1/3. बट दिस इज 1/c इक्विवेलेंट, सो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? 3 पिकोफैराड. ये आ गया. इसी में कहता है बच्चा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 120 वोल्टेज. तो सीरीज में वोल्टेज बदल जाता है, बट अगर कैपेसिटेंस ही सेम हो तो इक्वली डिवाइड हो जाता है. तो अगर 120 है तो 40 40 40. तो ईच कैपेसिटर विल गेट 40 वोल्टेज अक्रॉस इट. है थैंक थैंक हाई. चलो अगला सवाल चलते हैं. 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3, 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. चलिए बना देते हैं. 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड. इन्हें इस तरीके से कनेक्ट किया पैरेलल में. व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? कमाल करते हो बच्चा. पैरेलल है तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ही प्लस होता है. तो 3 2 5 4 9 पिकोफैराड. खेला खत्म हो गया. फिर क्या कहता है? डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्टेज. देख बच्चा ध्यान से सीख ले तो पूरा समझ में आ जाएगा. अब आप बताओ कि ये तीनों किस में थे? सर पैरेलल में थे. तो अगर कोई भी चीज पैरेलल में होती है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. ऐसे ही सॉल्व करना, हमेशा लाइन खींच दिया करो. ये 4 100 के साथ, ये 3 100 के साथ, ये 2 कैसे पता चल जाता है? तो ये प्लस माइनस सबको सेम ही तो मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100. अब मुझे इसका चाहिए चार्ज, तो Q इज इक्वल टू CV. कैपेसिटेंस कितना है? 4. P को 10 की घाते -12 एंड वोल्टेज कितना है? 100. ये आ गया आपका 400 P को कूलम. 4 × 10⁻10 कर दो, आपके ऊपर है. तो ये आपका Q4 मिल गया. जो भी था ये Q4 तो Q4. इसी तरीके से इसका चाहिए तो अगेन Q इज इक्वल टू क्या होगा? CV. इस मेथड को लाइन वोल्टेज मेथड कहते हैं. ये आज के 4 साल पहले जब मैं नया चैनल स्टार्ट किया था तब मैं कराता था बच्चा लोगों को. पुराने वीडियोस में भी. और बहुत ही प्यारा मेथड है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इससे. अगेन 3 × 100 तो 300 पिको कूलम, तो 200 पिको कूलम. दैट्स इट. अगर मुझे यहाँ का चाहिए तो Q इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ V. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, 8वां सवाल. इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स. बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा. ईच प्लेट हैज एन एरिया. तो हमें एरिया दे रखा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm. डिस्टेंस दे रखा है. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. सिंपल, करने की आवश्यकता है बच्चा, खुद ही कर सकते हो. ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी फॉर्मूला ही तो लगाना है. चिपकू टाइप क्वेश्चन है, चिपकू एकदम नॉर्मल. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, so what is the charge on each plate of the capacitor? Oh, so in a parallel plate capacitor with a हाँ, तो देखिए ये कैपेसिटेंस को जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, कितने वोल्टेज का? 100. तो यहाँ से आप कैपेसिटेंस निकाल लोगे और फिर इसके ऊपर आने वाला जो चार्ज है that is going to be CV. वोल्टेज यू हैव गिवन, C इज देयर, दैट्स इट. आंसर. मजेदार. चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग. सर आप सारे क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बोल रहे हो. अब देखिए बच्चा, इस सवाल को ध्यान से देखिए. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस वाला क्वेश्चन एज वेल. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 जो अभी जस्ट हमने किया, अ 3 mm थिक माइका शीट दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी थिकनेस दे रखी है, वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स.
यानी कि कैपेसिटर की दोनों ही प्लेटों के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो while the voltage supply remains connected, पूछ क्या रहा है, what would happen if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet were inserted between the plates? कैपेसिटेंस बताना है, कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ा, बट दो अलग अलग कंडीशन है। एक है while the voltage supply remains connected, अगर आप यहां पर 100 वोल्टेज की जो पोटेंशियल डिफरेंस थी उसको कनेक्ट करके रखे ही हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ा। ध्यान से देखो बच्चा, पहली बात तो कैपेसिटेंस पहले के कंपैरिजन में के टाइम्स हो जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सी डैश इज इक्वल टू सी के। व्हाट अबाउट द चार्ज, तो चार्ज भी बच्चा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, राइट। तो चार्ज आपका क्यू डैश हुआ, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो सी डैश इंटू वी, यानी सी डैश क्या है, सी के इंटू वी, सी डैश सी के। ये देखिए जरा, सी इंटू वी क्या हुआ, ओरिजिनल चार्ज जो कि पहले था, तो ओरिजिनल चार्ज जितना भी है के टाइम्स हो जाएगा आपका चार्ज भी, तो कैपेसिटेंस चेंज, चार्ज चेंज, राइट। अब दूसरा सवाल में, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, तो अगर सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो जाएगा ना तो चार्ज पहले जितना ही रहेगा, जितना था जो इनिशियल में आपका आया था क्यू बराबर में सीवी वाले इक्वेशन से, यहां पर ही जितना आया था उतने का उतना ही रहेगा क्योंकि बैटरी हट गई है, और अगर बैटरी हट गई है तो फिर तो चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन बैटरी है तो यहाँ से चार्ज का सप्लाई भी हो रहा है ना, इसीलिए चार्ज चेंज हुआ था। सो चार्ज तो एज इट इज है, लेकिन कैपेसिटर आपका चेंज हो जाए, कैपेसिटर सी के ही रहेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर है। तो ये चेंजेस है मोटा मोटा। अब इसको इसी के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है, देख लीजिए। चार्ज चेंज हुआ है आपका सी डैश इंटू वी, और पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स, अगर हाँ दूसरे वाले के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 6 था, ये आपका कैपेसिटेंस के सी हो गया। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज रिमूव देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द प्लेट्स, तो चार्ज आपका जो था वो था, और पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट इज गिवन बाय वी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई सी डैश। क्योंकि अगर आपने हटा दिया प्लेट के साथ ये जो बैटरी कनेक्टेड थी ये तो हट गई, तो यहाँ पर जो चार्ज था आपका क्यू था, लेकिन कैपेसिटेंस सी डैश है ना, तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका ये हो जाएगा, जो चार्ज पहले था और जो नया कैपेसिटेंस आया, तो ये आपका वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज का डिफरेंस हो जाएगा। बढ़िया सवाल, ये आया भी है बोर्ड के अंदर, इसीलिए एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डूइंग यू आर गोइंग गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 12 पिको फेराडे का कैपेसिटर है कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ना कराना है बच्चा, हाफ सी बी स्क्वायर, इसमें क्या है हाफ सी बी स्क्वायर, लिखूंगा भी नहीं मैं। चलो अगला सवाल, अ 600 पिको फेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्टेज सप्लाई। फिर से देखो मौका मिल गया, बिकॉज ऐसा ही आपके एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन हम अभी भी करके आ रहे हैं। तो 600 पिको फेराडे का कैपेसिटर था, आपने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया 200 वोल्टेज के साथ, ठीक है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड, यहां से डिस्कनेक्ट किया फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर। कमाल करते हो बच्चा, सेम क्वेश्चन आया ना, ये सी वापस सी, तो यहां पर जो भी चार्ज था Q इज इक्वल टू सी वी के हिसाब से, यहां पर चार्ज आपका कैपिटल Q बाई 2, यहां पे चार्ज Q बाई 2। एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q का स्क्वायर बाई 2C, Q आपका है Q बाई 2 एंड देन C जो भी है यहां पर जो दिया है वो, ऐसे ही यहां पर भी दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इस कन्फिगरेशन की एनर्जी आ जाएगी, या अगर आपको कॉमन पोटेंशियल मेथड से करना है तो हाफ C1 प्लस में C2 एंड देन V का स्क्वायर। ये V क्या था, इनिशियल वाले वोल्टेज का आधा था। कैसे निकालते हैं, तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, मतलब यहां पर कितना था चार्ज, CV के बराबर था, C इंटू V के बराबर था। इस पे कितना हुआ बच्चा, तो C इंटू कॉमन V डैश मान लो, यहां पे भी C V डैश मान लो, तो C C C सब कट जाएगा, तो 2V डैश
क्या बोला हमने, V/2 आएगा। ये क्वेश्चन टफ तब हो जाते हैं जब कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे जो हो और डिस्कनेक्ट करने के बाद दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करें, तब यही C1 + C2 हो जाता है, तब वोल्टेज डिफरेंट आता है, तब आप इस फॉर्मूले में रखते हो तो आता है। या तो आप चाहो इससे आंसर लेके आओ, या तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर एक और चीज पूछा है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। आपने ये निकाला या आपने इन दोनों को जोड़ करके निकाला? शुरुआत में कितनी एनर्जी थी, ½ CV², ये इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी ये है, दोनों डिफरेंस हुआ तो दोनों का लॉस निकालना है, तो दोनों का क्या कर लीजिए, फाइनल माइनस में इनिशियल कर लीजिए या इनिशियल माइनस फाइनल कर लीजिए, दैट डिपेंड्स कि कौन सी बड़ी है। अब हुआ क्यों कि क्यों एनर्जी का लॉस हुआ, तो यहाँ जो एनर्जी चार्ज के फॉर्म में स्टोर हुई, जब आप उसको दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगाते हो तो चार्ज चलता है। चार्ज कहाँ से चल रहा है, कंडक्टर से चल रहा है, तो हीट लॉस होगा, तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस है वो हीट लॉस के फॉर्म में बाहर निकला। चलिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी का यहाँ पर होता है खत्म। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। इन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएसपी आपका प्लेटफॉर्म, एसएसपी शॉर्ट्स आपका प्लेटफॉर्म, एसएसपी ब्लॉग आपका प्लेटफॉर्म एंड एसएसपी नॉलेज हब आपका प्लेटफॉर्म बच्चा। तो ये था सेकंड चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी, सब कुछ कराया गया है और इतने प्यारे तरीके से कि अगर आपने दिल से सुना है तो फिजिक्स के साथ आपको शुक्ला जी इश्क मोहब्बत तो हो ही जाएगा बच्चा लोग, 100% हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं।